चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का डियर स्टूडेंट्स एनसीईआरटी का 50 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं 12th क्लास के लिए। अगर ये 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग कर लेते हो डियर स्टूडेंट, तो आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि वही क्वेश्चन को दोस्तों एनसीईआरटी पैटर्न पर देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर ये 50 प्रश्न आप लोग आराम से पढ़ लेते हो डियर स्टूडेंट, तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है फिजिक्स में, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस लास्ट तक देखिए, पूरा एकदम आसान लैंग्वेज में और आपको क्लास में याद होने की गारंटी है। बस वीडियो को पूरा देखिए डियर स्टूडेंट, बहुत मजा आएगा और काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ये आपका फिजिक्स एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो लास्ट तक देखिए मेरे प्यारे साथियों। ये सब क्वेश्चन आपको एक बार में याद हो जाएगा, काफी आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और जो जो विद्यार्थी पीडीएफ पर नोट्स लेना चाहते हैं, इस नंबर पर जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, वीडियो को प्रस्थान करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि विद्युत बल रेखाएं क्या है। देखो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा, 18 कंपार्टमेंटल 2021-22 के मॉडल सेट में पूछा है। कहा जा रहा है विद्युत बल रेखाएं क्या। तो देखो, किसी आवेश के कारण उत्पन्न होने वाली, यानी कि आप लोग विद्युत बल रेखाएं देखोगे डियर स्टूडेंट, किसी आवेश के कारण उत्पन्न होने वाली वे विद्युत बल रेखाएं होती है जिस पर स्वतंत्र आवेश चलता है या चलने की प्रवृत्ति रखता है। आप लोग देखोगे डियर स्टूडेंट, इस प्रकार का चुंबक होगा, साउथ पोल होगा, एक तरफ से नॉर्थ पोल होगा। तो आप लोग देखते हो कुछ इस प्रकार से आपका दोस्तों निकलता है क्या, चुंबकीय विद्युत बल रेखाएं। वहीं कहा जा रहा है किसी आवेश के कारण, देखो ये आवेश के कारण साउथ और नॉर्थ है, तो किसी आवेश के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत बल रेखाएं, ये जो आवेश उत्पन्न होता है डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आप लोग देखोगे फिगर वगैरह बुक में, इस प्रकार से जो आवेश उत्पन्न होता है डियर स्टूडेंट, उस बंध रेखा के समान होते हैं जिस पर स्वतंत्र आवेश चलता है। यानी कि जो होता है डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से होता है, इस पर स्वतंत्र आवेश चलता है या चलने की प्रवृत्ति रखता है, उसी को हम लोग दोस्तों विद्युत बल रेखाएं कहेंगे। विद्युत बल रेखाएं हमेशा एक दूसरे के समानांतर होती है, यानी कि विद्युत बल रेखाएं जो निकलता है डियर स्टूडेंट, एक दूसरे के समानांतर निकलता है, यानी कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे अगर ये समानांतर होगी तो। यानी कि इतना आप लोग लिख दोगे तो वहां पर टीचर समझ जाएंगे आप लोगों ने काफी मेहनत किया है, और आपको पूरा 2 अंक दिया जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया डियर स्टूडेंट्स से। लास्ट तक देखिए, ये सब प्रश्न एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखो आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। देखो आवेश का क्वांटमीकरण डियर स्टूडेंट ये आखिरकार है क्या, ये एग्जाम के लिए लाजवाब प्रश्न है ये दोस्तों, इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछा गया है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो लास्ट तक देखिए आवेश का जो क्वांटमीकरण है दोस्तों, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का परिमाण मूल आवेश का हमेशा पूर्णांक गुणज होता है। आप कहोगे सर जी किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का परिमाण क्या है, तो किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का परिमाण Q होगा। देखो किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का परिमाण Q होगा, तो यहाँ पर कहा जाए मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो मूल आवेश आपका क्या होता है डियर स्टूडेंट, मान लीजिए मूल आवेश दोस्तों आपका N है, तो इसका पूर्ण गुणज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों उसका पूर्ण गुणज होता है। देखो पूर्ण गुणज यहाँ पर आप लोग देखोगे पूर्णांक गुणज, तो प्लस माइनस Na गुना होता है, यानी कि Q बराबर प्लस माइनस Na गुणज होता है, जहां पर N जो होगा दोस्तों एक नेचुरल नंबर होगा, 1 2 3 4 5 अनंत तक, अर्थात E जो होगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। इतना आसान लैंग्वेज आप लोग एक बार में याद कर सकते हो, इसके लिए आपको पूरा नंबर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इतना सटीक परिभाषा है किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का, यानी कि आवेश यानी कि आपका दोस्तों Q जो हुआ आवेश का मूल आवेश का, यानी कि आवेश का परिणाम मूल आवेश का कैसा है, पूर्णांक गुणज है। यहाँ से आपका पूर्णांक गुणज है, और इसी को हम लोग आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं, जहां पर N जो होगा दोस्तों नेचुरल नंबर होगा और E जो होगा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा। इतना आप लोग लिख दोगे 2 नंबर आपको पूरा मिलेगा डियर स्टूडेंट्स। चलिए ये तो 2 क्वेश्चन आपका एकदम फुल्ली क्लियर हो गया।
अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, ये भी कमाल का क्वेश्चन है, 2020 में पूछा है और मॉडल सेट में तो हर साल लगभग पूछ ही देता है दोस्तों। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एकदम आसान लैंग्वेज, आपको एक बार में याद हो जाएगा। देखो एकांक विद्युत आवेश को ध्यान से समझिएगा। एकांक विद्युत आवेश पर लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब देखो एकांक विद्युत आवेश, अब यहां से समझिएगा, एकांक विद्युत आवेश यानी कि दोस्तों Q पर लगने वाला जो बल होगा इसी को हम लोग दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। यानी कि एकांक आवेश Q होगा डियर स्टूडेंट, तो इस पर लगने वाला बल क्या है, F है। एकांक आवेश माने एकांक आवेश पर लगने वाला बल F होगा, तो इसी के अनुपात को हम लोग विद्युत क्षेत्र के तीव्रता कहेंगे और इससे हम लोग E के द्वारा सूचित करते हैं। यानी कि आप लोग का E से इसको सूचित किया जाता है। तो मान लिया कि किसी आवेश के दोस्तों विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश Q होगा, तो उस पर लगने वाला जो बल होगा दोस्तों F होगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q होगा। ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है, आप समझो। यहाँ से एकांक आवेश यानी कि एकांक आवेश ये होगा, इस पर लगने वाला आकर्षण या विकर्षण, मतलब क्या हुआ, आकर्षण वाला प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। देख लो यहाँ से आकर्षण या विकर्षण, यानी कि एक आकर्षण होता है एक विकर्षण, दोनों में से कोई बल हो, जो बल लगेगा एक आवेश पर उसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। यानी कि डिफिनेशन आसान है, एकांक विद्युत आवेश पर, एकांक विद्युत आवेश पर लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। और ये आपको बिल्कुल याद रखना है साथियों, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। देखो एम्पियर का परिपाथीय नियम, ये तो आप लोग जानते होंगे, डीएसएन मैग्नेटिज्म चैप्टर में आप लोग पढ़ते होंगे, काफी इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो इसको एकदम आराम से कर लेना है आपको। देखो एम्पियर का परिपाथीय नियम बीएसवी यानी कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो कितना आसान परिभाषा है, किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, यानी कि डियर स्टूडेंट्स किसी बंद वक्र के परितः, देखो किसी बंद वक्र के परितः दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। देखो किसी बंद वक्र के परितः यानी कि बंद वक्र के क्या परितः, डियर स्टूडेंट यहाँ से ध्यान समझिएगा, किसी बंद वक्र के परितः दोस्तों क्या है, किसी बंद वक्र के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बी वेक्टर होता है। यानी कि किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र का, बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र का क्या रेखा समाकलन। यहां से देखो चुंबकीय क्षेत्र डीएस आपका बी है, इसका क्या है रेखा समाकलन है। यहां पर आप लोग को देखते हुए चलना है, रेखा समाकलन उस बंद वक्र के द्वारा, यानी कि इस बंद वक्र के द्वारा दोस्तों जो क्षेत्रफल से गुजरने वाला क्षेत्रफल आपका क्या होगा, डीएल होगा। आपको पता होगा डीएल आपका क्या क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा क्या है, यहाँ पर आप लोग को दोस्तों जो सिग्मा आई दिख रहा है, ये आपका विद्युत धारा का ऑप्शन नॉट गुना होता है, यानी कि ऑप्शन नॉट गुना होता है। इसी को हम लोग एम्पियर का परिपाथीय नियम कहेंगे। यानी कि पूरा कमाल ये सूत्र का, ये सूत्र आप लोग को समझ में आ गया, समझिए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपका क्वेश्चन फिक्स हो गया। इतना बढ़िया से समझा दूंगा, जिंदगी भर मत भूलोगे। बस थोड़ा सा टाइम देखिए साथियों, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, आप लोग कीमती समय यहाँ पर थोड़ा सा दे दीजिए। देखो किसी बंद वक्र के परितः, यानी कि डियर स्टूडेंट किसी बंद वक्र के परितः ये आपका हुआ, उसका रेखा समाकलन, यानी कि रेखा समाकलन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र भी होता आपको पता होगा, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद वक्र के द्वारा वो क्षेत्रफल से गुजरने वाला, क्षेत्रफल जो आपका डीएल है, इससे गुजरने वाला दोस्तों कुल धारा, यानी कि सिग्मा जो दिया गया ये आपका क्या कुल धारा, किसका गुना, एप्सिलॉन नॉट गुना है। इसी को हम लोग दोस्तों एम्पियर का परिपाथीय नियम कहा जाता है। म्यू नॉट वहां पर क्या निर्वात की चुंबकशीलता होता है, जिसका मान 4 पाई गुना 10⁻⁷ हेनरी बटा मीटर होता है। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में हम लोग करवा चुके हैं। आप देख पा रहे हो कितना आसान लग रहा है डियर स्टूडेंट, किसी प्रकार का हार्ड लग रहा है, एकदम आसान है, एकदम आराम से समझिए, कोई टेंशन नहीं है आपको, ठीक ना डियर स्टूडेंट, एकदम आराम से समझिए, एग्जाम के लिए एकदम फिक्स करते जाइए सब इक्वेशन। देखो आप कहोगे लॉरेंस बल क्या है सर जी, ये भी काफी कमाल का क्वेश्चन है। लॉरेंस बल,
देखो कमाल का क्वेश्चन है, क्या बताएं इस क्वेश्चन के प्रति मैं यही नहीं समझ में, काफी कमाल का क्वेश्चन है। देखो कोई गतिमान आवेश दोस्तों समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान करता है, यानी कि कोई भी गतिमान आवेश मान लीजिए टेंशन को जो मूव करता है, यानी कि गतिमान है, कोई भी आवेश दोस्तों गतिमान है तो वो दोस्तों समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान करता है, तब उस कारण पर एक प्रकार का चुंबकीय बल कार्य करता है, उस बल को लॉरेंस बल कहा जाता है। मान लीजिए दोस्तों एक समरूप विद्युत क्षेत्र ये आपका, ठीक ना डियर स्टूडेंट, इसमें कोई गतिमान आवेश क्या करता है, गति करता है डियर स्टूडेंट, क्या करता है, गति करता है, तो उस कण पर एक प्रकार का चुंबकीय बल होगा, यानी कि मैग्नेटिक दोस्तों क्या फोर्स कार्य करेगा, वर्क करेगा, तो उस बल को हम लोग लॉरेंस बल करेंगे। और ये जो लॉरेंस बल होता है दोस्तों F बराबर Q इंटू F प्लस V क्रॉस B होता है। और ये प्रश्न है डियर स्टूडेंट, इसको आप लोग कर लेते हो तो आपके एग्जाम के लिए फिक्स क्वेश्चन है, क्योंकि देखो कब कब पूछा गया 2019 में, 22 में, और भी एग्जाम में कई बार पूछा है मॉडल सेट में, तो इसका टाटा लगा हुआ है पूछे जाने का, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। तो आपको क्या याद रखना है, जब कोई गतिमान आवेश को एकदम गतिमान होगा तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होगा तो उस कण पर एक प्रकार का चुंबकीय बल यानी कि मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा, तो उस बल को हम लोग लॉरेंस बल कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, लॉरेंस बल। तो यहां से लॉरेंस बल का फार्मूला जो हो जाएगा Q इंटू F प्लस V क्रॉस B होगा। यहाँ पर आपका दोस्तों वेग होगा V और यहाँ पर आपका दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र B होगा। हम शुरू में आपको बताएं साथियों, ये आपका फोर्स हो गया, V आपका वेग हो गया और V आपका दोस्तों क्या हो गया, ये वाला V क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। यानी कि आराम से आप लोग परिभाषा कर सकते हो, जब कोई गतिमान आवेश यानी कि Q समरूप चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर होना चाहिए, ठीक ना, तो B वेक्टर में गतिमान करता था उस कण पर चुंबकीय बल कार्य करता है, तो उसी को हम लोग लॉरेंस बल कहते हैं। एकदम आराम से एग्जाम में लिख देना है, कोई टेंशन है डियर स्टूडेंट, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो बिल्कुल क्लियर कर लेना है। और जो विद्यार्थी PDF नोट्स नहीं तो इस नंबर पर जरूर कांटेक्ट कीजिए, जो विद्यार्थी अभी तक नहीं लिए हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट। पूरा PDF नोट्स आपको ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा, तो यहाँ पर आपको नंबर भी दिख रहा है, तो जरूर कांटेक्ट कीजिएगा एक बार, ठीक ना डियर स्टूडेंट, क्योंकि पिछला बार 100% क्वेश्चन लड़ा था। आपको यकीन नहीं है तो प्रूफ भी आप लोग ले सकते हो, मैं आपको प्रूफ भी दिखला दूंगा। और बहुत से विद्यार्थी 400 नंबर किए थे और 450 नंबर किए थे, क्यों, तो वो PDF नोट्स और क्लास किए थे। तो आप लोग जरूर एक बार संपर्क कीजिए, काम चार्ज में आपके पूरे तैयारी होगी, ठीक ना डियर स्टूडेंट। यूट्यूब पर तो हम लोग फ्री पढ़ाते हैं, साथ में बहुत कम राशि में आपको PDF नोट्स पूरा सब्जेक्ट का अवेलेबल करवाते हैं, तो जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, एक बार बात कीजिएगा। चलिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, देखो ये भी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, 2019 और कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण है क्या। तो देखो काफी आसान है, ये चैप्टर भी है दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो देखो कितना आसान, इसको याद कर लीजिएगा तो 2-3 परिभाषा और आसान हो जाएगा। देखो जब किसी कुंडली के बीच अपेक्षिक गति की जाती है, यानी कि अपेक्ष अपने अनुसार, ये नहीं कि कोई लगा देगा कोई भी, अपेक्षिक अपने अनुसार गति की जाती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। देखो कोई कुंडली होगा डियर स्टूडेंट, तो उसमें अपेक्षिक गति की, जब किसी कुंडली के बीच अपेक्षिक गति की जाती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF उत्पन्न होता है तथा कुंडली में धारा उत्पन्न होता है। देखो जब किसी कुंडली के बीच अपेक्षिक गति करेंगे तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न तो होगा, लेकिन कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाता है तथा दोस्तों कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है। यानी कि जो विद्युत वाहक बल जो कुंडली में उत्पन्न हुआ उसको हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा दोस्तों उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। और इस घटना को यानी कि जो पूर्ण घटना होगा दोस्तों इसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। कहोगे वाह जी सर कितना आसान परिभाषा, एकदम एक बार में याद होने वाला परिभाषा है, यानी कि ध्यान से देखना है। किसी कुंडली, जब किसी कुंडली के बीच अपेक्षिक गति की जाती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विद्युत वाहक बल। तथा कुंडली में देखो कुंडली में
धारा भी उत्पन्न हो जाता है। अब देखो यहाँ पर कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा कहा जाता है। और ये जो घटना होगा इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। कहोगे वाह सर जी एकदम लाजवाब परिभाषा, एकदम आसान से एकदम कीजिए, ये सब करके एग्जाम में ही आपको जाना है। चलिए अब देखो यहाँ से बायो सावर्त का नियम देखिए, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये 2021 में पूछा डियर स्टूडेंट, और ये MVVI क्वेश्चन है क्योंकि ये 5 नंबर में भी पूछा जाता है सिद्ध करने के लिए। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सिद्ध भी करवाएंगे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है साथियों, क्योंकि इस पर आपको हम पूरी तैयारी करवाने का कसम ले रखे हैं डियर स्टूडेंट। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, बेहिचक होकर के तैयारी कीजिए, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए बायो सावर्त का नियम क्या है, तो यहाँ से देखिए बायो सावर्त यानी कि ये वैज्ञानिक है तथा लाप्लास ये भी वैज्ञानिक है, यानी कि दो वैज्ञानिक हैं, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। जैसे आप लोग दो दोस्त होते उसी प्रकार से दो वैज्ञानिक हैं, बायो सावर्त तथा लाप्लास ने धारावाही चालक के छोटे से अल्पांश। कहोगे सर जी थोड़ा सा फिगर दिखाए तब ना समझ में आएगा। हाँ जी देखो फिगर आपको हम दिखलाते हैं। बायो सावर्त तथा लाप्लास ने धारावाही यानी कि इसमें धारावाही हो रहा है, यानी कि इसमें धारा भरा है। ध्यान से समझिएगा, बढ़िया से समझा दूंगा, याद हो जाएगा जिंदगी भर के लिए। बायो सावर्त तथा लाप्लास ने धारावाही यानी कि इसमें क्या रहा है, धारा प्रवाहित हो रहा है इस प्रकार से, ठीक ना डियर स्टूडेंट। धारावाही चालक के छोटे से अल्पांश, देखो ये सब जो अल्पांश है दोस्तों, इसमें जो धारा भरा है ये अल्पांश है ना डियर स्टूडेंट। तो मान लीजिए छोटा सा अल्पांश मैं यहाँ पर मान लिया, तो छोटे से अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर यानी कि छोटा सा अल्पांश यही बिंदु मैंने माना, पूरा में तो अल्पांश है दोस्तों, पूरा में अल्पांश है धारा का। तो ये छोटे से अल्पांश, एक छोटा सा अल्पांश यहाँ पर मैंने मान लिया, यहाँ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए यानी कि इस छोटे से अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उसका परिमाण देने के लिए इस नियम को दिया। यानी कि डियर स्टूडेंट आपको पता चला कि बायो सावर्त तथा लाप्लास ने धारावाही चालक के अंदर के धारावाही यानी कि इसमें धारा क्या हो रहा है, बह रहा है। धारावाही का मतलब क्या होता है, धारा बहने वाला, नाम से पहचानिए धारावाही, धारा बहने वाला। यानी कि धारावाही यानी कि बायो सावर्त तथा लाप्लास ने धारावाही चालक के अंदर या चालक के छोटे से अल्पांश इसके कारण, देखो ये जो आपको पॉइंट मिला डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये आपका जो पॉइंट मिला है वो सटा हुआ, ये आपका छोटा सा अल्पांश हो गया। इसके कारण दोस्तों उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के लिए एक नियम दिया जिसे हम लोग बायो सावर्त का नियम कहते हैं। अब थोड़ा ये सूत्र लिख दोगे तो आपका पूरा नंबर मिलेगा म्यू नॉट बटा 4 पाई गुना IDL साइन थीटा और बाटा में R²। ये होता है बायो सावर्त का नियम। अब कहोगे वाह सर जी इतना आसान परिभाषा, इतना सटीक परिभाषा, बिल्कुल पूरा अंक देने वाला परिभाषा ये है। देखिए डियर स्टूडेंट ये होता है मेहनत, ये होता है लगन, ये होता है जुनून। तो इसको आप लोग एकदम आराम से करना, ना कि खाली ऑब्जेक्टिव का चक्कर काटना है। दोनों चीज देखना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों को आपको देखना है। देखो अब भब्बर धारा क्या है, कहोगे सर जी भब्बर धारा, हाँ जी भब्बर धारा है क्या, ध्यान से समझिए, एकदम आराम से समझिए भब्बर धारा क्या है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। व्हाट इज द करेक्ट करेंट। तो देखिए ये क्वेश्चन का आपका 18, 13 मॉडल सेट 21, 22, 23 में पूछा हुआ है। देखो बहुत आसान परिभाषा है, एक बार में याद हो जाएगा। देखो जब किसी धातु के प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, जब किसी धातु के प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में दोस्तों क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, तो उस कण पर चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होने लगता है। यानी कि दोस्तों किसी धातु के प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उससे जुड़े चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होने लगता है। इसके कारण धातु में विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है, जो कि इसकी गति को कम कर देता है। यानी कि इसी को हम लोग भब्बर धारा कहते हैं। जैसे आप लोग ट्रेन का सवारी करते हो कि नहीं जी, अब रोचक जानकारी दूंगा, वहां पर ट्रेन की जानकारी आप लोग को पता चल जाएगा। देखो ट्रेन में ब्रेक जानते हो किस कारण से लगता है, भब्बर धारा के कारण लगता है। क्योंकि सर जी भब्बर धारा क्या होता है, ये क्यों लगता है
ट्रेन में दोस्तों आपका ब्रेक भब्बर द्वारा के कारण लगता है, क्योंकि समझो यहाँ पर आप लोग यहाँ से समझोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। जब किसी धातु के प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उससे जुड़े चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होने लगता है, तो इसके कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। वो जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है दोस्तों ट्रेन के नीचे मशीन में, तो वो दोस्तों गति को कम कर देता है। इस कारण दोस्तों भब्बर द्वारा उत्पन्न होता है। देखते हो ट्रेन में अचानक से ब्रेक नहीं लगता, वो धीरे धीरे लगता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जो कि उसकी गति जो होता है दोस्तों गति को कम कर देता है। इतना फिर कम कर देता है कि आखिरकार ट्रेन रुक भी जाता है। देखो एकदम आसान परिभाषा, आप लोग खुद पढ़ के देखो ना, क्या हार्ड लग रहा है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा। एकदम आराम से कीजिए, एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछा जाता है और ये सब प्रश्न आपको बिल्कुल क्लियर ही रखना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए लेंस का नियम क्या है, व्हाट इज द लेंस लॉ, यानी कि लेंस लॉ क्या है, लेंस का नियम क्या है। ये सब प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, एकदम सुकून मिलता है ये सब क्वेश्चन देख करके कि आप लोग काश इसको याद कर लोगे, एग्जाम में एकदम बेहतर अंक प्राप्त करोगे। एकदम टेंशन किसी प्रकार का नहीं लेना डियर स्टूडेंट, आराम से याद कर लीजिए। देखिए देखो लेंस का नियम, विद्युत क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार की होती है कि यह उस कारण का विरोध करते हैं जिस कारण से इसकी उत्पत्ति होती है, लेंस का नियम कहा जाता है। यानी कि डियर स्टूडेंट लेंस का नियम एक ऐसा नियम है कि जिस कारण से उत्पन्न होगा ना उसी कारण का विरोध करेगा। सोचो अगर फिगर होता तो और बढ़िया से हम आपको समझा पाते हैं, यानी कि आप लोग तो भी समझ सकते हैं। यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है कि दोस्तों जिस कारण से उत्पन्न होगा ना उसी कारण का विरोध करेगा। बस पहले ये माथा में टान लो आप लोग कि विद्युत चुंबकीय यानी कि लेंस का नियम वह नियम है, ये जिस कारण से उत्पन्न होगा उसी कारण का विरोध करेगा। यहाँ से ये जहाँ से उत्पन्न होगा ना उस कारण का विरोध करेगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये जहाँ से उत्पन्न होगा उस कारण का विरोध करेगा। यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण किसी कुंडली में, यानी कि कोई भी कुंडली होगा दोस्तों तो उसमें प्रेरित धारा जो होगा उसकी जो दिशा होगी या उस कारण का विरोध करेगी जिस कारण से इसकी उत्पत्ति होगी, जिससे हम लोग लेंस का नियम कहते हैं। और ये जो लेंस का नियम है ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का ये दोस्तों कार्य करती है, प्रिंसिपल वर्क ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी। तो याद रखेगा डियर स्टूडेंट्स, लाजवाब परिभाषा, एक बार में याद होने वाला परिभाषा है। एकदम ये बात आप लोग मान में रख लीजिए कि जो लेंस का नियम है वो उस नियम का विरोध करते हैं जिस कारण से इसकी उत्पत्ति होती है। सब एक बार आप लोग मनन करके पढ़ोगे, एक बार देखोगे, कहोगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार की होती है कि उस कारण का विरोध करने लगती है जिस कारण से इसकी उत्पत्ति होती है। और ये जो नियम होता है दोस्तों लेंस का नियम कहलाता है। और ये लेंस का नियम है वो ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत का कार्य करती है। क्या डियर स्टूडेंट, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का कार्य करती है। तो ये आपको एकदम कन्फर्म रखता है। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है, 2 नंबर में पूछ देता है। अब देखो ये क्वेश्चन तो एकदम लाजवाब है जी, ये क्वेश्चन आपको एकदम छोड़ना ही नहीं है, इतना आसान है कि एकदम गले लगा लो इस क्वेश्चन को, एकदम इससे प्यार करो। इस क्वेश्चन से इतना आसान है कि अब कहोगे सर जी आसान है तो कैसे याद रखें, बस कुछ नहीं, आपको एक सूत्र याद रखना है। राम का याद तो नाम रखते हो आप लोग, तो आर्यभट्ट एल भी याद रख लो, क्या दिक्कत है। मतलब राम का नाम याद रखते हो बहुत अच्छा बात है डियर स्टूडेंट, राम नाम जपते हो तो बढ़िया बात है। लेकिन आर्यभट्ट एल भी याद रख लो, क्योंकि ये जो है दोस्तों आपको 2 नंबर एग्जाम में देगा, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, 2 नंबर देगा। कहोगे कैसे सर जी, आर्यभट्ट एल से कैसे याद रखेंगे। अब देखो कैसे याद रखना है। प्रतिरोध जानते हो, आर से सूचित करते हो, और एरिया जानते हो कि क्षेत्रफल होता है, और एल तो जानवे करते हो लंबाई होता है, ये जानते हो कि नहीं। हाँ जी सर जी जानते हैं, रेजिस्टेंस प्रतिरोध, एरिया क्षेत्रफल और एल लंबाई, बस इतने काम था। अब देखो यहाँ से किसी चालक का प्रतिरोध आर, यानी कि किसी चालक का प्रतिरोध आर और दोस्तों चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब एरिया ना हुआ जी, तो एरिया ए के गुणनफल, यानी कि देखो गुना में डॉट प्रोडक्ट में क्या है, गुना में है, तथा उसके लंबाई का अनुपात, अनुपात माने नीचे, अनुपात पूछेगा तो इसका अनुपात नीचे के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं।
ये हो गया परिभाषा। यानी कि डियर स्टूडेंट आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस ये याद रखना किसी चालक का प्रतिरोध R, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के गुणनफल तथा इसका लंबाई के अनुपात को प्रतिरोधकता कहते हैं। बस आपको 2 नंबर मिल गया। और यहाँ से इसको हम लोग रो से सूचित करते हैं, P न रे भैया, P नहीं है, ये RA/L यानी कि ये रो है। ये क्या दोस्तों रो है, P इस प्रकार से लिखा था, P इस प्रकार से, लेकिन ये आपका रो है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो ये आपका रो बराबर RA/L हो गया। R जहाँ पर प्रतिरोध है, A एरिया है, L लंबाई है, और इसका अनुपात जो होगा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहेंगे। और इसका जो मात्रक होता है दोस्तों ओम मीटर होता है। देखो ओम मीटर क्यों होता है, तो देखो यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। RA/L सूत्र होता है, और क्या होता है प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम होता है। एरिया का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है। और देखो L क्या है लंबाई का क्या होता है तो मीटर होता है। तो यहाँ से देखो 1 मीटर से 1 मीटर खाता हम तो ओम मीटर निकाल गया इसका मात्रक। यानी कि डियर स्टूडेंट ये आपका मात्रक हो गया विशिष्ट प्रतिरोधकता का क्या हो गया यूनिट हो गया। देखो दोस्तों आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इतना देर से लगातार आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सफलता में ही मेरी पहचान है डियर स्टूडेंट। आप लोग जितना बेहतर से पढ़ोगे बिहार उतना ही ज़्यादा तरक्की करेगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इसीलिए आपको ये देखना है कि आपको परिभाषा एकदम आसान दे रहे हैं तो इसको आपको याद करना ही है। अब देखो प्रकाश का विवर्तन तो ऑब्जेक्टिव में सुने थे पूछा जाता है, अब सब्जेक्टिव वो में पूछ देता है नहीं एक इन्हें तो क्वेश्चन में आप लोग देख लो 2020 में पूछा है, 21 में पूछा है, और ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। जाहिर सा बात एग्जाम में आता ही है। देखो फ्रॉन ये पहले देखोगे प्रकाश के किसी अवरोध से मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश के किसी भी अवरोध से, अवरोध मतलब जानते हो क्या होता है अवरोध यानी कि रुकावट, किसी अवरोध से मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक फ्रेनेल विवर्तन होता है, फ्राउनहोफर विवर्तन होता है। ये चैप्टर वाइज में आपको हम बतला चुके फ्रेनेल विवर्तन क्या है और फ्राउनहोफर विवर्तन क्या है। बस आपको ये ध्यान में रखना प्रकाश को किसी अवरोध से मुड़ने की घटना को प्रकाश का क्या कहा जाता है विवर्तन कहा जाता है। या प्रकाश को किसी किनारे से, या किनारे भी आप लोग अगर आप रोज ना याद रखें तो याद रखना प्रकाश को किसी किनारे से मुड़ने की घटना को हम लोग प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ये तो आपका वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग को बिल्कुल कंठस्थ याद रखना है। अब देखिए ये आप लोग देखोगे क्रांति कोण, व्हाट इज द प्रैक्टिकल एंगल। देखो क्रांति कोण क्या है, जैसे आप लोग जाल का क्रांति कोण जानते हो 48.75 होता है, हीरा का भी जानते हो 24.75 होता है, उसी प्रकार से क्रांति कोण है क्या। देखो जब प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है प्रवेश करता तो अविलंब से दूर मुड़ जाता है। यानी कि प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में होता है तो अविलंब से क्या मुड़ता है दूर मुड़ जाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ते जाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, सेंस क्या हुआ, वैसा आपतन कोण जो अपवर्तन के बाद 19 डिग्री हो जाए उस आपतन कोण को क्रांति कोण कहा जाता है। कितना आसान परिभाषा है। यानी कि पहले आपको लिखना है, ये लाइन लिख दोगे तो आपके टीचर समझ जाएंगे कि आप लोग समझ के पढ़े हो, रट के नहीं। तो यहाँ से आपको लिखना है जब प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में दोस्तों जाता है तो अविलंब से दूर मुड़ जाता है। यानी कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान जो होता है बढ़ाया जाता है वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। यानी वैसा आपतन कोण जो अपवर्तन के बाद 19 डिग्री हो जाए उस दोस्तों उसे हम लोग क्रांति कोण कहते हैं। उस आपतन कोण को क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। है ना जी, कमाल का क्वेश्चन है एकदम, बिल्कुल आपको 2 नंबर मिलेगा, याद करते ही चलना है। चलिए अब देखो तरंगाग्र क्या है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द वेव फ्रंट। यानी कि दोस्तों तरंगाग्र क्या है। देखो 22 में तो पूछा है, साथ में ये VVI ये 2024-25 वाले स्टूडेंट्स के लिए। देखो काफ़ी कमाल का क्वेश्चन, एकदम आसान परिभाषा है। प्रकाशीय तरंगाग्र सभी दिशाओं में
समान रूप से कंपन करते हुए एक निश्चित आकार का निर्माण करती है, जिससे हम लोग तरंगाग्र कहते हैं। यानी कि प्रकाशीय तरंगाग्र सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन करते हुए एक निश्चित आकार का निर्माण करती है, जिससे हम लोग तरंगाग्र करते हैं। यानी कि प्रकाशीय तरंगाग्र सभी दिशाओं में क्या करेगा, समान रूप से कंपन करेगा तो करते हुए एक निश्चित आकार का निर्माण करती है, जिससे हम लोग तरंगाग्र कहते हैं। आसान परिभाषा मेरे प्यारे साथियों याद कर लीजिए, बेलनाकार, गोलाकार, समतल तरंगाग्र सबका परिभाषा भी हम आपको करवा चुके। इतना आसान तरीका से करवाए थे कि मजा आ गया था। इतना आसान परिभाषा कहीं आप लोग देखते नहीं किए होंगे। अगर उसको आप लोग देखना चाहते तो जाहिर सी बात है प्लेलिस्ट में देखिए, या तो PDF नोट्स के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। सभी विद्यार्थी एक बार जरूर बात कीजिएगा। चलिए देखो, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, अब इसको छोड़ोगे कैसे जी, एकदम एक बार में चुटकी में आपको याद करा दूंगा। कहोगे कैसे सर, देखो आप लोगों को चुटकियों में याद करा दूंगा, बस खाली एक बार देख लो पर क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो। क्या है विद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या है, अब देखना मेरा कमाल। पहले 2 मिनट रुक जाओ। विद्युत ध्रुव आघूर्ण दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को बराबर होता है। अब देखो परिभाषा कितना आसान मैं कर दूंगा। अब देखो यहाँ से ये एक बिंदु लिया और एक बिंदु ये लिया। देखो विद्युत ध्रुव, यहाँ से मान लीजिए डियर स्टूडेंट आपका एक प्लस Q आवेश है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, विद्युत ध्रुव पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। प्लस Q है, एक माइनस Q है, कोई किसी को दिक्कत नहीं सर जी। अब देखना विद्युत ध्रुव आघूर्ण, यानी कि विद्युत ध्रुव डियर स्टूडेंट सबको पता है, विद्युत ध्रुव आघूर्ण दोनों में से किसी एक आवेश का परिणाम, यानी कि दोनों में से क्या, एक आवेश प्लस का एक आवेश माइनस Q का है, दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोस्तों उनके बीच के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अब कहोगे सर जी बीच का दूरी क्या है, तो देखो आपको पता है कि विद्युत ध्रुव आप लोग पढ़े होंगे अक्षीय निरक्षीय में, तो उसमें आप लोग का उसका जो लंबाई होता है 12 होता है। जरूरी नहीं कि 12 है, 2a भी मान सकते हो, 5a भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन इसकी जो लंबाई है 12 है। यानी कहने का मतलब क्या हो, एक आवेश प्लस का एक आवेश माइनस का, उसकी लंबाई 12, बस यही लिख दो। यानी कि विद्युत ध्रुव आघूर्ण दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण, मान लीजिए एक आवेश Q होगा और दोनों आवेश के बीच को दूरी के गुणनफल यानी कि गुना कितना 12 है, बस इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आपको हम विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहेंगे। और यानी कि इसको P फैक्टर के द्वारा सूचित किया जाता है। P फैक्टर वाला आपको याद रखना है, Q गुना 12 सूत्र होता है। क्या होता है, Q गुना 12। अब देखो परिभाषा याद हो गया कि नहीं, कुछ नहीं, अरे भैया आपको लिख देना वहां पर जाकर एग्जाम में, एक फिगर बना देना इस प्रकार से। देखो इस प्रकार से फिगर बनाना, यहाँ प्लस Q आवेश लिख देना, यहाँ माइनस Q और यहाँ पर 12 लिख देना लंबाई, बस ये आप लोग लिख देना। और कहना कि विद्युत ध्रुव का दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण, दोनों में से कोई भी आवेश का परिमाण Q होगा और इसका दोस्तों लंबाई क्या 12 है, इसका लंबाई का गुणनफल आपका विद्युत ध्रुव आघूर्ण कराएगा। बस 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 इतने सर, हाँ पूरा 2 नंबर मिलेगा, गारंटी है। मैंने बोला 2 मिनट में आपको याद करो, याद हुआ कि नहीं देख लो आप लोग, समझो परिभाषा क्या था। अब देखो इसका जो मात्रक होता है दोस्तों कूलाम मीटर होता है, क्योंकि Q गुना 12 इसका दोस्तों सूत्र होता है, तो अब इसका मात्रक कूलाम होता है और लंबाई का मात्रक मीटर होता है, यानी कि कूलाम मीटर इसका लंबाई होता है। एक और इसका मात्रक डेवाई भी होता है। देखो जी इतना आसान परिभाषा है, मुझे तो उम्मीद आ रहा है प्यारे साथियों आपको एकदम मजा आ रहा होगा, एकदम आराम से याद कर पा रहे होंगे, क्योंकि इतना बेहतरीन तरीका से कोई आपको शायद ही समझाता होगा, मुझे लगता है, क्योंकि मैं पूरा जान झोंक देता हूँ आपको समझाने के लिए, चाहे कितना टाइम का ना लग जाए। बस क्लियर हुआ दिए, बहुत अच्छा। देखो व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। दोस्तों ये 5 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछा जाता है। अब इतना सरल परिभाषा आपको दिख जाएगा, कहोगे सर जी हंसते मुस्कुराते याद कर लेंगे। जब किसी धातु के सतह पर प्रकाश पड़ता है तो धातु सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, बस यही घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाएगा। कितना आसान परिभाषा है, एक बार में याद हो जाएगा। जब किसी धातु सतह पर प्रकाश पड़ता है, यानी कि कोई भी धातु सतह होगा, धातु सरफेस होगा, तो उस पर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, जिसे हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव कहेंगे।
एक और अपनी आंखों को बंद कीजिए डियर स्टूडेंट और बोलिए, जब किसी धातु सतह पर प्रकाश पड़ता है तो धातु सतह से क्या होता है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका उत्सर्जन होने लगता है। ये घटना जो होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। चलिए ये भी क्वेश्चन काफी कमाल का था साथियों। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि दोस्तों यहाँ से आपको पूछा जा रहा है प्रकाश का अपकिरणन क्या है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, मॉडल सेट में पूछा, एग्जाम में तो आप लोग 10th में ही पढ़ोगे। अच्छा बात है डियर स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ से देखिएगा, कमाल का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। देखो, जब प्रकाश किरण वायुमंडलीय से होकर के गुजरता है तो वायुमंडल में इससे धूल कण के कारण प्रकाश का किरण अपने पथ से मुड़ जाता है या विचलित हो जाता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपकिरणन कहते हैं। यानी कि प्रकाश का किरण जब वायुमंडल से होकर के गुजरेगा, यानी कि प्रकाश का किरण, जाहिर सी बात है दोस्तों, वायुमंडल से होकर गुजरेगा तब वायुमंडल में इस धूल कण के कारण, यानी कि वायुमंडल में जो धूल कण होगा उसके कारण क्या होगा, ये अपने पथ से मुड़ जाएगा या तो विचलित हो जाएगा। तो ये जो घटना होगी, इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपकिरणन कहेंगे। देख रहे हो परिभाषा कितना आसान है। प्रकाश का किरण जब वायुमंडल से होकर के गुजरेगा तब वायुमंडल में धूल कण तो रहबे करता, आप लोग जानते हो। उसके कारण क्या होता है, प्रकाश का जो किरण होता है दोस्तों मुड़ जाता है या विचलित हो जाता है। ये घटना जो होता है प्रकाश का अपकिरणन कहते हैं। एकदम प्यारे लाजवाब क्वेश्चन है, तो इसको बिल्कुल याद रखना है। अब देखो प्रकाश का, देखो ये क्वेश्चन कैसे आप लोग छोड़ दोगे, इसको तो आप लोग हर हाल में क्लियर करा के रहूँगा, चाहे जे हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है बंदा। चलिए, प्रकाश का व्यतिकरण प्राप्त करने के शर्त लिखिए। जैसे होता है ना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का मान सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, वो तो आप लोग जानते होंगे। ये आपका प्रकाश का व्यतिकरण का शर्त भी है। तो देखो इसको कैसे याद रखना है, पहले लिखना प्रकाश का व्यतिकरण प्राप्त करने के निम्नलिखित शर्त है। यानी कि आप लोग प्रकाश का व्यतिकरण प्राप्त करना चाहते हो, इसका शर्त क्या है कि प्रकाश तरंगों को एक ही दिशा में होना चाहिए। यानी कि जो प्रकाश जो तरंग होगा डियर स्टूडेंट्स, जो लाइट वेव जो होगा दोस्तों, वो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। यानी कि उसकी जो दिशा होना चाहिए सीधा होना चाहिए, एकदम सेम होना चाहिए। प्रकाश तरंगों का एक ही दिशा में होना चाहिए, ना कि कोई इधर है कोई उधर है, एक दिशा होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होना चाहिए। तब दोस्तों हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण प्राप्त कर सकते हैं। ये पहला शर्त हुआ। दूसरा क्या है, प्रकाश के दोनों तरंगों का आयाम, यानी कि जो दोनों तरंग होते हैं डियर स्टूडेंट, आयाम इसका बराबर होना चाहिए। यानी कि प्रकाश के दोनों जो तरंग होंगे उसका आयाम बराबर होना चाहिए। पहला तो आपको पता चला कि दिशा दोस्तों समान होना चाहिए, एक ही दिशा में होना चाहिए, और दूसरा में कि आयाम बराबर होना चाहिए। इसका जो प्रकाश का जो दोनों तरंग होगा उसका आयाम बराबर होना चाहिए। और तीसरा है दोस्तों कि इसका तरंग दैर्ध्य भी बराबर होना चाहिए। यानी कि प्रकाश के दोनों तरंगों का तरंग दैर्ध्य होगा वो भी बराबर होना चाहिए। और लास्ट में दोस्तों 4 में है कि प्रकाश के दोनों तरंगों के बीच का कालांतर जो होगा नियत होना चाहिए। कितना आसान है। देखो पहला में आपको क्या है कि प्रकाश जो इसका दोस्तों जीता है प्रकाश तरंगों का दोनों का दिशा क्या होना, सेम होना चाहिए। और दूसरा में कि इसका आयाम बराबर होना चाहिए, इसका तरंग दैर्ध्य बराबर होना चाहिए, और दोनों का कालांतर नियत होना चाहिए। बस मेरे प्यारे, अरे भैया दुइयों को पूछेगा कि प्रकाश के व्यतिकरण के 2 शर्त को लिखे, हम लोग तो 4 को बता दिया, क्योंकि 2 को आराम से आप लोग याद रखोगे, है ना जी। बस हम आप चाहते हैं डियर स्टूडेंट आप लोग बेहतर से बेहतर कीजिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट, एकदम आराम से याद करिए, कोई दिक्कत आपको ना हो, परेशानी ना हो। कोई परेशानी है तो कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा डियर स्टूडेंट, इतना मेहनत करें आपके लिए तो आपका रिप्लाई भी देंगे। चलिए ये तो आपका क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट। चलिए प्रकाश का व्यतिकरण को विदा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप देखिए शर्त के जाने के बाद प्रकाश का व्यतिकरण क्या, आप लोग भी सोच रहे हैं आखिरकार ये प्रकाश का व्यतिकरण है क्या, जो इसकी शर्त को हम लोग देखें। अब देख लो वो भी आ गया। देखो कब का पूछा है, 2018 के कंपार्टमेंटल 21 के एग्ज़ाम और 100% VVI है। ये क्वेश्चन आपको करना ही है, जानते हो ना क्यों करना है, समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का व्यतिकरण क्या, देखो ध्यान से समझिएगा। जब एक ही तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के 2 तरंगे, यानी कि एक ही तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के 2 तरंगे, जब एक ही तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के 2 तरंगे देखिए इस प्रकार से जाएगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से,
देखिए इस प्रकार से जाएगा डियर स्टूडेंट, दो तरंग एक साथ किसी माध्यम में एक ही दिशा में जाता है। देखिए ये इस प्रकार से जा रहा है तो इसको भी इस प्रकार से जाना होगा, एक ही दिशा में जाएगा तो प्रकाश के अध्यारोपण के कारण प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाएगा। इस घटना को हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। यानी कि एक ही तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के दो तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में चलता है तो प्रकाश के अध्यारोपण के कारण प्रकाश की तीव्रता में क्या होता है, तीव्रता में परिवर्तन होता है, जिससे हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। वेव ऑप्टिक्स में भी आपको बढ़िया से समझाए हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। याद हो रहा है कि नहीं जी? एकदम देखो आपको 2-3 बार लिख लेना है, याद करना है एकदम आराम से, कोई टेंशन नहीं है, एकदम आसान परिभाषा है। का टेंशन है जी? हम तो बता दिए कि दो तरंग होगा, दोनों का आपका 200 तरंगों के बीच माध्यम जो होगा एक ही दिशा में चलेगा तो प्रकाश का अध्यारोपण होगा, उसके कारण तीव्रता में परिवर्तन होगा और ये जो घटना होगा, ये जो पूरी घटना होता है इसको हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, है कि ना? चलिए चलिए कमाल का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इलेक्ट्रोमोटिव, व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए डियर स्टूडेंट, विद्युत वाहक बल, देखो कब का, देखो 2023 में पूछा है, 22 में तो पूछा ही है, देख सकते हो, और 24 के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 25 के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आपके एग्जाम में भौकाल मचाएगा क्योंकि इतना परिभाषा आसान है। जो कहा जा रहा है किसी परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए, यानी कि एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल के द्वारा जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ऊर्जा मतलब क्या, जितनी ऊर्जा इनकी W वर्ग की आवश्यकता होगी, इसी को हम लोग विद्युत वाहक बल कहेंगे। विद्युत जो बल होता है दोस्तों, विद्युत विभव, वो उसका भी परिभाषा यही होता है और इसका विद्युत वाहक बल का भी परिभाषा वही है। यानी कि विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसी को हम लोग विद्युत वाहक बल कहेंगे। यानी कि किसी परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसी को हम लोग विद्युत वाहक बल कहेंगे। विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है और इसको ई से सूचित करेंगे तो ई बराबर आप लोग का क्या हो जाएगा, W/Q फॉर्मूला हो जाएगा, है कि नहीं? यानी कि विद्युत पर किसी परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे विद्युत वाहक बल कहेंगे। मान लिया कि दोस्तों किसी परिपथ में Q आवेश होगा और उसे प्रवाहित करने में किया गया कार्य W होगा, तो आपको पता चलेगा E बराबर W/Q हो गया। इसका सूत्र आप लोग निकाल सकते हो, बार का जूल होगा, आवेश का कूलाम, यानी कि जूल बटा कूलाम इसका या तो वोल्ट मात्रक होता है। देख रहे हो डियर स्टूडेंट कितना आसान क्वेश्चन है। विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, केमिस्ट्री में भी आप लोग देखते हो, ये भी परिभाषा लिख दो तो केमिस्ट्री में भी चलेगा। चलिए आसान तरीका से हो गया, किसी परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे हम लोग विद्युत वाहक बल कहेंगे। अब देखो विभव मापी क्या है डियर स्टूडेंट्स, विभव मापी क्या है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ पर देखिए विभव मापी उसी विद्युतीय यंत्र को कहते हैं जिसके द्वारा विभव मापी उस विद्युतीय यंत्र को कहते हैं जिसके द्वारा किसी विद्युत वाहक बल को मापा जाता है या दो से लेकर के विद्युत वाहक बलों की तुलना किया जाता है। यानी कि विद्युत वाहक बल क्या है कि विद्युतीय यंत्र को कहते हैं जिसके द्वारा विद्युत वाहक बलों को मापा जाता है या दो विद्युत वाहक बलों की तुलना किया जाता है या आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। ये सब क्या होता है, विद्युत विभव मापी कहलाता है। यानी कि विभव मतलब क्या, विभव का मापी, मतलब विभव मतलब पोटेंशियल मापी, पोटेंशियल मीटर का मतलब क्या, मापने वाला विभव को। तो विभव माप उस विद्युतीय यंत्र को कहते हैं जिसके द्वारा विद्युत वाहक बलों को मापा जाता है तथा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना किया जाता है। समझना डियर स्टूडेंट, तुलना किया जाता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत विभव मापी कहते हैं। और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सब आप लोग को एकदम आराम से एकदम याद करना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। कोई टेंशन नहीं लेना है कि हमको ये करना वो करना है, बस ये आराम से याद कीजिए। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए विभव मापी का उपयोग, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी प्रश्न 2022 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि विभव मापी का उपयोग क्या है। देखिए विभव मापी का उपयोग आपको क्या करना है कि इसमें आपका विभव मापी के निम्नलिखित उपयोग होते हैं। देखो किसका उपयोग किस में क्या किया जाता है। देखो
विभव मापी के द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों को मापा जाता है। यानी कि विभव मापी है दोस्तों दो सेलों के बीच विद्युत वाहक बलों की माप करता है। विभव मापी के द्वारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। यानी कि विभव मापी जो होता है डियर स्टूडेंट, उसके द्वारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। कौन सा प्रतिरोध? आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। विभव मापी के द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना किया जाता है। यानी कि विभव मापी के द्वारा दोस्तों दो सेलों के विद्युत वाहक बलों के तुलना किया जाता है। किसके द्वारा? विभव मापी के द्वारा। विभव मापी के से द्वारा दोस्तों सेल का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। देखो विभव मापी के द्वारा दोस्तों सेल का क्या किया जाता है? तो प्रतिरोध को मापा जाता है। यानी कि विभव मापी के द्वारा सेल का दोस्तों सेल से प्रवाहित धारा को मापा जाता है, विद्युत वाहक बल की तुलना करता है, आंतरिक प्रतिरोध को मापा जाता है और विद्युत वाहक बल को भी मापा जाता है। देखो दो उपयोग आपसे पूछेगा डियर स्टूडेंट्स, जिसमें से मैंने आपको दोस्तों चार उपयोग लिख दिया है, जिससे आप लोग आसानी से कर सकते हैं कि वह विभव मापी के द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना, सेल का आंतरिक प्रतिरोध और सेल के विद्युत वाहक बलों की तुलना किया जाता है। सेल से दोस्तों प्रवाहित धारा को मापा जाता है। ये आपका दोस्तों 4 पॉइंट करवा दिए हैं, 2 पॉइंट ही एग्जाम में आपको लिखना होता है। अब देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है डियर स्टूडेंट? कहा जा रहा है कि राइट ए कंडीशन ऑफ द कंप्लीट इंटरनल चेंज। यानी कि देखिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो है दोस्तों आप आखिरकार क्या है, इसका शर्त क्या है, इसका शर्त भी आपको लिखना है। तो देखिए इसका शर्त भी आपका दिया हुआ है। 2021 में इसका शर्त खाली 2 को पूछा था, जो कि आपका आराम से 2 नंबर देकर गया। तो देखिए डियर स्टूडेंट परिभाषा, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है, यानी कि आपतन कोण का मान जो होगा प्रैक्टिकल एंगल से मान से अधिक होगा। यानी कि आपतन कोण का जो मान है दोस्तों क्रांतिक कोण के मान से क्या होगा? अधिक होता है। तो दोस्तों प्रकाश का किरण दूसरे माध्यम में ना जाकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यानी कि डियर जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होती है तो दोस्तों जो होता है यहाँ पर क्या होता है कि आपतन जो होता है दोस्तों दूसरे माध्यम में जाना चाहिए ना, ये दूसरे माध्यम में नहीं जाता, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। और ये घटना जो होता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। यानी कि एकदम आसान लाजवाब सटीक परिभाषा है। यानी कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होगा तो जो प्रकाश का जो किरण होगा दोस्तों, जैसे आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होगा तो प्रकाश का किरण इस माध्यम में आना चाहिए, लेकिन इस माध्यम में ना जाकर के पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। और ये जो घटना होगा दोस्तों पुनः उसी माध्यम में लौटने के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम फिक्स क्वेश्चन एकदम पूछा ही जाता है। देखो इसका शर्त क्या है, इसका शर्त आप लोग देखोगे तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त निम्नलिखित हैं डियर स्टूडेंट्स। पहला, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। यानी कि आपतन कोण का जो मान है दोस्तों क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा क्या, प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम होना चाहिए। यानी कि प्रकाश का जो किरण होता है वो सघन माध्यम से, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए। प्रकाश का किरण दोस्तों सघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए। और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा होना चाहिए। ये सब आपका क्या कंडीशन है, शर्त है। तो ये सब अभी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम दोस्तों 2021 में देख लीजिए पूछा गया पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के 2 शर्त को लिखे थे। ये यही 2 को लिखना है। अगर पूछेगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या तो इसको भी लिख देना है। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, न्यूटन के कनिका सिद्धांत, जो न्यूटन का कनिका सिद्धांत है ये क्या है जानते हो? तो जानिए। देखो पहले तो बात तो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि कनिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो कनिका सिद्धांत के प्रतिपादक ही न्यूटन वैज्ञानिक है। कौन है डियर स्टूडेंट? न्यूटन। चलिए अब देखिए इसका परिभाषा। न्यूटन के कनिका सिद्धांत निम्नलिखित है। अब न्यूटन के कनिका सिद्धांत निम्नलिखित है तो इसमें आप लोग देखिएगा, पहला, यह कनिका एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह परिवर्तित हो जाती है। यानी कि दोस्तों न्यूटन के कनिका सिद्धांत में है कि ये कनिका एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। यानी कि कनिका सिद्धांत के अकॉर्डिंग दोस्तों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाती है तो परिवर्तित हो जाती है। दूसरा में देखें
तो इन कणिकाओं का जो वेग होता है डिएशन वो महत्तम होता है, यानी कि न्यूटन के कणिका सिद्धांत डिएशन इसमें क्या है, प्रकाश का जो वेग है वो दोस्तों महत्तम होता है। महत्तम का मतलब दोस्तों हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट। ये कणिका सीधी रेखा में गमन करता है, यानी कि कणिका जो होगा दोस्तों न्यूटन का कणिका सिद्धांत ये सीधी रेखा में यानी कि सीधा रेखा में गमन करता है, और यानी कि दोस्तों कणिकाओं को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि न्यूटन के कणिका सिद्धांत है इसमें दोस्तों माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, और दोस्तों ये विभिन्न रंगों में विभिन्न कणिकाओं के कारण होता है। देखो ये जो न्यूटन का कणिका सिद्धांत है ये विभिन्न रंग होता है, भिन्न विभिन्न दोस्तों कणिकाओं के आकार के कारण होता है। यानी कि न्यूटन के कणिका सिद्धांत से आपको ये पता चल गया डियर स्टूडेंट कि पहला में ये कणिका एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो परिवर्तित हो जाती है, दूसरा में है कि इन कणिकाओं का वेग जो होता है महत्तम होता है, साथ में ये सीधी रेखा में गमन करती है, साथ में इनको माध्यम की आवश्यकता वगैरह कुछ नहीं पड़ता है, और साथ में है दोस्तों कि इन प्रकाश का विभिन्न रंग विभिन्न कणिकाओं के आकार के कारण होती है, यानी कि साइज के कारण इनका रंग का निर्धारण होता है। चलिए ये था दोस्तों न्यूटन का कणिका सिद्धांत। अब देखिए कणिका सिद्धांत आप पूछेगा हाइगेंस सिद्धांत, ठीक ना डियर स्टूडेंट। अब हाइगेंस सिद्धांत पे देख ही लीजिए, क्योंकि प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन था, ये प्रकाश का हाइगेंस सिद्धांत है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ से देखिएगा डियर प्रकाश का हाइगेंस सिद्धांत निम्नलिखित है। अब देखिए प्रकाश के हाइगेंस सिद्धांत में क्या क्या है, तो देखो पहला है दोस्तों कि प्रकाश का तरंग जो होता है, प्रकाश के तरंग का वेग महत्तम होता है, यानी कि प्रकाश का हाइगेंस सिद्धांत में कि प्रकाश का जो वेग होगा वो महत्तम होता है। कितना होता है, महत्तम होता है। और प्रकाश तरंग जो होता है दोस्तों वो अनुप्रस्थ होता है। क्या होता है डियर, प्रकाश तरंग जो होता है वो आपका अनुप्रस्थ होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। कमाल का क्वेश्चन। चलिए देखिए और थर्ड में देखिएगा तो ये दोस्तों यह तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका वेग बदल जाता है। इनके प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा ना तो इसका वेग जो होगा ना दोस्तों वो बदल जाएगा। क्या होगा, इसका वेग होगा दोस्तों बदल जाएगा। इनके प्रकाश का तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो इसका जाहिर सा बात है इसका जो वेग होगा वो क्या होगा, बदल ही जाएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए और यहाँ पर देखा तो प्रकाश का विभिन्न रंग विभिन्न तरंगदैर्घ्य के कारण होता है, यानी कि प्रकाश का जो रंग होता है दोस्तों जैसा कि नहीं होता विभिन्न कलर हो जाता है। ये आप लोगों को करवाएंगे प्रकाश के रंग का कारण क्या है, तो आप लोगों को तरंगदैर्घ्य करवाता है या तो आवृत्ति। तो प्रकाश का जो विभिन्न रंग है दोस्तों तरंगदैर्घ्यों के कारण होता है। किसके कारण, तरंगदैर्घ्य के कारण। और यहाँ से देखिए प्रकाश के हाइगेंस सिद्धांत क्या है, तो यहाँ से आपका प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण की व्याख्या भी इस सिद्धांत के द्वारा ही की जाती है। यानी कि आप लोग देख सकते हो हाइगेंस सिद्धांत की दोस्तों महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछेगा कि प्रकाश के हाइगेंस सिद्धांत किन्हीं दो हाइगेंस तरंग सिद्धांत को लेके, तो आपको मैंने 5 करवा दिया, आराम से आप लोग लिख सकते हो एग्जाम में जाके। अब देखिए ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है डियर स्टूडेंट कि एग्ज़ाम में आपका बार बार पूछा जा रहा है और इतना इजी लैंग्वेज है कि आप सभी विद्यार्थी आराम से कर सकते हो, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। देखिए इसमें क्या VD/E होता है, ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है बहुत बार 2022 में भी। तो ये परिभाषा को आप कैसे आपको याद करना है, एकदम आसान परिभाषा है, एक बार में याद होने वाला परिभाषा है। देखिए प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र E के कारण, इनके प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र E के कारण उत्पन्न होने वाले अनुगमन वेग VD के अनुपात को इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं। यानी कि प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र E हुआ, इसके कारण उत्पन्न होने वाले अनुगमन वेग VD के अनुपात के इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं। अब देखिए प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र E के कारण उत्पन्न होने वाली अनुगमन वेग को दोस्तों अनुपात के इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं। यानी कि विद्युत क्षेत्र E होगा और अनुगमन वेग VD होगा। तो यहाँ से आपको याद रखना प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र E के कारण उत्पन्न होने वाला अनुगमन वेग VD के अनुपातों को इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं और इसको हम लोग म्यू के द्वारा सूचित करते हैं। यानी कि म्यू बराबर क्या होगा, VD/E हो गया। क्या हो गया, VD/E। और ये आपका सूत्र हो गया इलेक्ट्रॉनों के गतिशीलता का।
ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। एग्जाम में आपका पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता क्या है, और साथ में यहाँ से देखोगे तो यहाँ से देखिए यदि विद्युत क्षेत्र ई के कारण उत्पन्न होने वाला अनुगमन वेग वी होगा तो इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता जो म्यू होगा डियर स्टूडेंट वी बटा ई होगा। इसको भी आपको कंठस्थ करना है डियर स्टूडेंट, क्योंकि एग्जाम में आपका पूछा ही जाता है कि इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता क्या है। तब आराम से आप लोग इस सूत्र को लिख सकते हो कि प्रत्येक इकाई विद्युत क्षेत्र ए के कारण उत्पन्न होने वाले अनुगमन वेग वी के अनुपात को इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं। चलिए क्लियर डियर स्टूडेंट्स। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखिए धारा घनत्व, देखिए धारा घनत्व क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किसी चालक के, देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पूछा है, 2023 में भी देख लो, करवाए थे कि लड़ेगा, अगला साल लड़ भी गया था। देखिए किसी चालक के, देखो पहले परिभाषा आपको जे बराबर आई बटा ए याद रखना है। क्यों, तो देखो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए से दोस्तों प्रवाहित धारा के आई के अनुपात को धारा घनत्व कहेंगे। यानी कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहेंगे। इसको जे के द्वारा सूचित यानी कि जे फैक्टर के द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसका सूत्र क्या होता है, आई बटा ए होता है इसका सूत्र। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। यानी कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोस्तों ए, इससे दोस्तों क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले धारा के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। यानी कि आई बटा ए क्या हो गया, धारा घनत्व हो गया। ये भी काफ़ी वीवीआई इक्वेशन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यह एक सदिश राशि है जिसे सी भी फैक्टर यानी कि जे सदिश के द्वारा सूचित किया जाता है, और इसकी दिशा दोस्तों धन आवेश प्रवाह की दिशा होती है। यानी कि दोस्तों धारा घनत्व जो होता है इसकी दिशा धन आवेश प्रवाह की दिशा होती है। चलिए यदि किसी चालक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है तथा उससे प्रवाहित धारा आई है तो धारा घनत्व बराबर आई बटा ए का फॉर्मूला आएगा। क्या आएगा, आई बटा ए। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, तो इसको आप लोग को एकदम करके ही एग्जाम में जाना है। और इसका मात्रक पूछेगा धारा घनत्व का, तो इसका मात्रक निकाले आई बटा ए से, तो आई का ए हो जाएगा और एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मात्रक हो गया एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर। बीमा पूछेगा तो ए एल स्क्वायर। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, अनुगमन वेग और संवहन वेग। ठीक है डियर स्टूडेंट। देखो अनुगमन वेग के लिए मान कितना 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ से देखिए अनुगमन वेग को ही संवहन वेग क्या कहा जाता है। तो आपसे अनुगमन वेग पूछे या संवहन वेग पूछे, समझना वही परिभाषा आपको लिखना है। देखिए परिभाषा क्या है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में क्षेत्र के विपरीत दिशा में जिस नियत औसत वेग के साथ दोस्तों प्रवाहित होता है उस इलेक्ट्रॉन उस नियत औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। ध्यान समझिएगा, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के क्षेत्र के विपरीत दिशा में, क्या है, विपरीत दिशा में जिस नियत औसत वेग के साथ प्रवाहित होता है उस नियत औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहा जाता है। इसको हम लोग VD से सूचित करते हैं। तो इसको आपको बिल्कुल याद ही कर लेना है। अनुगमन वेग यानी कि संवहन वेग क्या है, इसमें से आपका क्वेश्चन पक्का बनता है। तो इसको आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में क्षेत्र के विपरीत दिशा में जिस नियत औसत वेग के साथ प्रवाहित होता है उस नियत औसत वेग को दोस्तों क्या कहते हैं, चलिए अनुगमन वेग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ से देखो यहाँ पर विद्युत बल रेखाओं के गुण भी आपको जानना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत बल रेखाएं तो आपको करवा दिए, लेकिन इसका गुण भी आपको होना चाहिए। आखिर इसका गुण क्या क्या है। तो देखो विद्युत बल रेखाएं की जहाँ तक बात है तो आप लोग देखते हो विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से होती है। डिस्टेंस देखना, इस प्रकार से आप लोग देखेंगे डिस्टेंस विद्युत बल रेखाएं
इस प्रकार से याद आ रहा होगा आपको, इस प्रकार से होती है। तो इसमें क्या विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से परम, यानी कि इसमें दोस्तों धन एक होता है, एक ऋण होता है। क्या होता है? धन होता है, ऋण होता है। तो विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है, यानी कि यहाँ से प्रारंभ हुई है तो यहाँ पर आपका क्या होगा? समाप्त होगा। कोई यहाँ से प्रारंभ हुए तो यहाँ पर आपका क्या होगा? समाप्त होगा। यानी कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होगी तो ऋण आवेश पर समाप्त हो जाएगी। और विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटे, क्योंकि एक दूसरे की क्या है, अगर इस प्रकार से आया तो एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है, तो एक दूसरे को कभी काटेगा ही नहीं। यानी कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगा, यानी कि एक दूसरे को कभी ये काट ही नहीं सकती है। देखो यहाँ तक जहाँ तक बात है दोस्तों विद्युत बल रेखाओं के, तो विद्युत बल रेखाएं दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए विद्युत बल रेखाएं दोस्तों दिशा, अगर दोस्तों लंबाई की दिशा में क्या है, ये सिकुड़ रही है, सिकुड़ने का प्रयास करती है इस प्रकार से डियर स्टूडेंट। तो ये कहाँ दोस्तों? ये तो आपको सिकुड़ने का ही प्रयास करेगी, यानी कि विद्युत बल रेखाएं लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करते हैं। ये भी आपका दोस्तों गुण ही हो गया, विद्युत बल रेखाओं का गुण हो गया। किसका डियर स्टूडेंट्स? तो विद्युत बल रेखा का गुण हो गया। और किसी स्थान पर विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है, यानी कि किसी स्थान पर विद्युत बल रेखाएं डियर स्टूडेंट हमें एक दूसरे के क्या होते हैं? समानांतर होती है। किसी स्थान पर विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे कैसा होता है? पैरेलल होता है, क्योंकि यहाँ से चलेगा तो एक दूसरे के क्या होगा? ये सब समानांतर ना होगा डियर स्टूडेंट, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो ये होगा विद्युत बल रेखाओं के गुण। चारों टॉपिक को मैं फिगर के माध्यम से समझा दिया, आपको बिल्कुल याद हो गया होगा डियर स्टूडेंट, अब रटने की कोई संभावना नहीं है। देखिए डाल्टन का परमाणु व्याख्या, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि नहीं डियर स्टूडेंट? आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन बैंक वगैरह में ये सब क्वेश्चन पूछे हैं, मॉडल सेट में भी बहुतों बार पूछा है। तो देखिए पहला दोस्तों के डाल्टन के परमाणु के व्याख्या, डाल्टन के परमाणु की व्याख्या निम्नलिखित है। अब निम्नलिखित में पहला है किसी तत्व के छोटे छोटे कण जो होते हैं वो आपका परमाणु होता है, यानी कि डाल्टन परमाणु व्याख्या में दोस्तों कि तत्व के छोटे छोटे जो कण होंगे, छोटे छोटे जो पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे? तो आपका दोस्तों आइटम्स होंगे, यानी कि परमाणु होंगे। यानी कि किसी तत्व के छोटे छोटे कण क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। और परमाणु का आकार लगभग दोस्तों कैसा होता है? गोलाकार होता है। ये सब आपका परमाणु का व्याख्या और डाल्टन परमाणु की, इसका दोस्तों आकार जो होता है लगभग गोलाकार होता है, 10⁻⁻10 का होता है। और दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण करते हैं, यानी कि जैसे कि परमाणु है दोस्तों, दो या दो से अधिक मिलेंगे तो एक अणु का निर्माण होगा। यानी कि इससे पता चला अणु सबसे छोटा है, ठीक ना डियर स्टूडेंट? परमाणु का बनता है जब उससे दो या दो से अधिक मिलता है तो अणु का निर्माण होता है। परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है। सही बात है, जिस प्रकार से आवेश को भी नहीं उत्पन्न कर सकते, नहीं विनाश कर सकते हैं, उसी प्रकार से परमाणु को भी है कि ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही विनाश कर सकते हैं। यानी कि डाल्टन परमाणु से स्पष्ट हो गया, इसको तो ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं ना ही विनाश कर सकते। एक बार रिवाइज कर लीजिए, छोटे से छोटे कण क्या होता है? परमाणु होते हैं। और परमाणु का आकार लगभग गोलाकार होता है, पर दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण करेगा। और परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। देखिए समविभव तल क्या है और इसके गुण को लिखिए। देखो आसान परिभाषा है, बिल्कुल आसान तरीका से आपको हम करवा रहे हैं, बिल्कुल आपको एक बार में याद हो जाएगा। यहाँ से देखिए वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान होता है समविभव तल कहलाता है। यानी कि वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान क्या हो? समान होगा, तो वैसा तल क्या होगा? समविभव तल कहलाएगा। वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होगा डियर स्टूडेंट, उस तल को हम लोग समविभव, यानी कि नाम से पता चला समविभव यानी कि समान विभव वाला तल, यानी कि वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है समविभव तल कहलाता है। इसकी विशेषताएं देखिए,
समविभव तल एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, यानी कि समविभव तल होंगे एक दूसरे को कभी काट ही नहीं सकते हैं। ये भी बात आपको याद रखना है, समविभव तल एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। समविभव तल के किसी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 0 होता है। जो समविभव तल होगा दोस्तों उसके किसी बिंदु पर जो होगा दोस्तों दो बिंदुओं का विभवांतर जो होगा वो 0 होगा। समविभव तल के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 0 होता है। समविभव तल के किसी आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य का मान 0 होगा, यानी कि समविभव तल होगा दोस्तों उसके किसी भी आवेश को स्थानांतरित करने में जो किया गया कार्य का मान होगा वो 0 होगा। यानी कि समविभव तल से आपको पता चला कि दोस्तों एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे और इसके दोस्तों समविभव तल के किसी बिंदु पर जो विभवांतर होगा दोस्तों वो 0 होगा और समविभव तल को किसी आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य का जो मान होगा वो आपका क्या होगा 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम को लिखिए। तो देखो प्रकाश के विद्युत प्रभाव निम्नलिखित है, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव निम्नलिखित 5 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जब किसी धातु के पृष्ठ से 200 फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने की दर आपतन प्रकाश की तीव्रता का समानुपाती होता है, यानी कि जब किसी धातु के पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा तो उसका जो दर होगा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव का पहला नियम। और यहाँ पर और देखिएगा तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होगा दोस्तों आपका प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होता है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा जो होगा रेडिएशन प्रकाश की तीव्रता के कैसा है समानुपाती होता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका दोस्तों पॉइंट होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के, यानी कि आपके एग्जाम में पूछेगा प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या, तो आप लोग लिख ही लीजिएगा। जब किसी धातु सतह पर प्रकाश पड़ता है तो धातु सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और इसमें आपका नियम का लिखने को बोलेगा तो ये भी आपको नियम लिख देना है कि जब किसी धातु से पृष्ठ फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के दर आपतित प्रकाश की तीव्रता का समानुपाती होता है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। बस और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होता है। चलिए ऑप्टिकल फाइबर क्या है दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट। देखो ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाशीय संकेतों को बिना तीव्रता में हानि हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। साथ में इसका उपयोग भी देखिए। देखो ऑप्टिकल फाइबर जो है दोस्तों एक ऐसा युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाशीय संकेतों को बिना तीव्रता में हानि हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या किया जाता है भेजा जाता है। इसका उपयोग अपवर्तनांक मीटर में किया जाता है। इसका उपयोग दोस्तों देखिए इसका उपयोग तो देखो इसका उपयोग दोस्तों रोगोपचार में किया जाता है, यानी कि इसका जो उपयोग होगा रोगोपचार में किया जाएगा। साथ में इसका उपयोग विद्युत संकेत यानी कि इलेक्ट्रिक जो सिग्नल्स नहीं होता है रेडिएशन उसमें आपका यूज़ किया जाता है। और साथ में इसका उपयोग अपवर्तनांक मीटर में किया जाता है। यहाँ से आप लोग देखें तो ये सब इसका उपयोग डियर स्टूडेंट से किसका तो ऑप्टिकल फाइबर का ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग रोगोपचार में किया जाता है। इसका उपयोग अपवर्तनांक मीटर में किया जाता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में किया जाता है, विद्युत संकेत में किया जाता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, ये हुआ इसका यूज। चलिए अब देखिए समस्थानिक क्या है। देखो आपका समस्थानिक एग्जाम में पूछा है 2222 में। ठीक ना डियर स्टूडेंट, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि समस्थानिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक ही तत्व का वह परमाणु यानी कि एक ही तत्व का वह परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान। देखो एक ही तत्व का दो वह परमाणु जिसकी परमाणु संख्या क्या है
समान है तथा दोस्तों द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न है, यानी कि द्रव्यमान संख्या अलग है, तो इस घटना को हम लोग समस्थानिक कहते हैं। आते नहीं कहते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा माइनस कीजिएगा, यानी कि एक ही तत्व के वह परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है, उसी को हम लोग समस्थानिक कहते हैं। और समस्थानिक में आप लोग देखिएगा दोस्तों, तो इसमें क्या है कि इसमें आपका दोस्तों जो होता है रासायनिक गुण समान होता है और भौतिक गुण भिन्न होता है, यानी कि आपको क्या पता चलता है कि समस्थानिक है उसके लिए जो रासायनिक गुण होता है वो आपका समान होता है और भौतिक गुण अलग अलग होता है। ये समस्थानिक का क्या हो गया, गुण हो गया। और ये आपको बात में याद रखना, एक ही तत्व का परमाणु होगा जिसकी परमाणु संख्या समान होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होगा। तो यहाँ से आपको ये लिख दोगे, तो उसके बाद में आप लोगों को लिख देना है गुण भी। क्यों लिखना है, क्योंकि इसका परिभाषा भले आसान है लेकिन गुण लिख दोगे तो और पूरा आपको अंक मिलेगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, ये आपको ज़रूर एग्जाम में करना, और ये प्रश्न एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है, तो इसको आपको कर ही के जाना एग्जाम में। देखिए एक्स किरण क्या है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, देखो सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में रोइंजा नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि जब कैथोड किरण किसी टंगस्टन धातु से टकराती है तो नया किरण उत्पन्न करता है, तो उस नया किरण को ही हम लोग एक्स किरण कहते हैं। यानी कि सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में रोइंजा नामक वैज्ञानिक, कौन डियर स्टूडेंट, बात याद रखना, रोइंजा नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जब किसी कैथोड किरण को टंगस्टन धातु से टकराती है तो एक नया किरण उत्पन्न होता है, उस नया किरण को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स किरण कहते हैं। तो ये बात आप लोग एकदम फिक्स करना है डियर स्टूडेंट, सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में ही, क्योंकि 1895 के बाद 19वीं सदी आया तो उस समय एक्स किरण का दोस्तों आविष्कार हो चुका था। उस समय वैज्ञानिक ने बताया कि जब किसी टंगस्टन धातु से टकराती है कैथोड किरण तो ये एक्स किरण जन्म लेता है, तो ये आपका एक्स किरण हो गया। तो इसको आपको याद रखना है, साथ में एक्स किरण का उपयोग भी पूछा जाता है। पहले गुण देख लीजिए फिर उसके बाद हम आपका उपयोग करवाएंगे। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, पहले गुण देख लीजिए। देखिए एक्स किरण के गुण निम्नलिखित हैं। पहला गुण क्या है, एक्स किरण दोस्तों सीधी रेखा में गमन करता है। एक्स किरण दोस्तों सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। ये नहीं कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं होता है, वो सीधी रेखा में गमन करता है। क्यों करता है वो आपको थोड़ा देर में पता चलेगा। वो सीधी रेखा में गमन करता है डियर स्टूडेंट, यानी कि गमन का मतलब चलता है, दौड़ करता है। एक्स किरण प्रकाश की तरह कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो एक्स किरण दोस्तों जैसे प्रकाश आप लोग देखते हो ना, उसी प्रकार से एक्स किरण भी आपका कार्य करता है। क्यों करता है डियर स्टूडेंट, एक्स किरण प्रकाश की तरह कार्य, क्योंकि एक्स किरण है दोस्तों अगर ऐसा कार्य नहीं करता तो इसका शायद हम लोग ज़्यादा जो होता है चिकित्सक में यूज़ करते हैं, चिकित्सक में भी इसका यूज़ किया जाता है, आपको सब पता चल जाएगा, बस देखते रहिए। एक्स किरण में दोस्तों विद्युत ये चुंबकीय तरंग के मैग्नेटिक वेव होता है। एक्स किरण जो होता है दोस्तों चुंबकीय तरंग होता है। कौन सा किरण दिए, चुंबकीय तरंग। यानी कि आपसे पूछेगा कि एक्स किरण कैसा है, तो आपको याद रखना है एक्स किरण दोस्तों चुंबकीय तरंग ही होता है। एक्स किरण क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। एक्स किरण पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि एक्स किरण है दोस्तों उस पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। किस पर डियर स्टूडेंट, तो एक्स किरण पर ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता है, ना ही चुंबकीय ना ही विद्युतीय। तो आपको पता चला एक्स किरण सीधी रेखा में गमन करता है, तो और एक्स किरण जो है प्रकाश की तरह कार्य करता है। एक्स किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक्स किरण दोस्तों विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखो एक्स किरण का उपयोग, देखो ये सब एग्जाम में पूछता है। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक वगैरह देखते हो तो ये सब एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। उपयोग और गुण एग्जाम में पूछते रहता है, तो इसको आपको याद रखना है। देखिए एक्स किरण का दोस्तों उपयोग निम्नलिखित है। पहला उपयोग क्या किया जाता है, इसका उपयोग डॉक्टरी पेशा या तो कहिए चिकित्सक क्षेत्र, जैसे कि आप लोग अस्पताल में जाते होंगे
तो वहाँ पर एक्स किरण का बहुत एक्सरे होता है, तो वहाँ पर एक्स किरणों का यूज़ किया जाता है। एक्स दोस्तों रे का, एक्सरे नहीं देखते आप लोग, एक्सरे नाम सुने कि नहीं, उसी में यूज़ किया जाता है डियर स्टूडेंट, ठीक ना, तो याद रखिएगा। और इसका उपयोग जो किया जाता है जासूसी विभाग, जैसा कि आप लोग देखते हो काले पर्दे में कुछ कोई लोग होते हैं जो काले काले पहन के होते हैं, तो वहीं जासूस करने वाला विभाग होता है, यानी कि जासूसी विभाग में एक्स किरण का यूज़ करते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट। और इसका यूज़ इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी किया जाता है। इंजीनियरिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे कि नहीं होता है बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाने में तो एक्स किरण का यूज़ किया जाता है। आप वैज्ञानिक किस तरह से यूज़ करते हैं वो ही जानते होंगे, लेकिन इसका उपयोग इंजीनियरिंग क्षेत्र में किया जाता है। बड़े से बड़े कामों के लिए एक्स किरण का यूज़, इतना लिख दोगे तो आपके टीचर साहब समझ जाएंगे बच्चा होनहार है, पूरा आपको अंक मिलेगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए देखिए लेसर या लेज़र किरण दोस्तों क्या है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, इसका भी उपयोग हम आपको बताएंगे। कहा जा रहा है कि वैसा युक्त जिसके सहारे तीव्र एक बाह्य कला संबंध प्रकाश उत्पन्न किया जाता है उसे हम लोग लेज़र कहते हैं। क्या कहते हैं, लेज़र कहते हैं। वैसा युक्त जिसके सहारे तीव्र, यानी कि तीव्र माने बहुत तेज, एक बार नहीं माने एक बाण वाला, कला संबंध प्रकाश पुंज यानी कि प्रकाश का किरण उत्पन्न किया जाता है, उसी को हम लोग लेंस कहते हैं, यानी कि लेसर कहते हैं। प्रकाश युक्त जिसके सहारे तीव्र एक बार प्रकाश कला संबंध उत्पन्न किया जाता है, लेसर कहते हैं। अब देखिए लेसर के गुणों को लिखें। अब देखिए लेसर का जो गुण होता है वो क्या होता है, तो देखो परिभाषा से ही आपको पता चल रहा है इसका गुण। इसका गुण निम्नलिखित है। पहला, ये तीव्र प्रकाश किरणें होते, बिल्कुल डियर स्टूडेंट, ये जो किरण होते तीव्र प्रकाश किरणें ही होती है, यानी कि लेसर किरण प्रकाश तीव्र किरणें होती है। या एक बारने प्रकाश किरण होता है, यानी कि एक बारने वाला ये प्रकाश किरण होता है लेसर, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ये कला संबंध प्रकाश स्रोत होता है, इसका रंग को बदला जाता है, यानी कि यहाँ से आप लोग परिभाषा से पता चल रहा है कि लेसर किरण जो होता है दोस्तों तीव्र प्रकाश किरण होता है, यानी कि लेसर जो होता है दोस्तों तीव्र प्रकाश किरण होता है लेसर, ठीक ना डियर स्टूडेंट। लेसर प्रकाश जो होता है तीव्र देता है। और ये बार्निश होता है एक बार, यानी कि एक रंग वाला, यानी कि कोई भी बार हम लोग काट सकते हैं, लेकिन एक बार्निश प्रकाश किरण है। इसका कला संबंध प्रकाश स्रोत होता है। क्या होता है, इसका कला जो होता है दोस्तों प्रकाश रंग होता है, इसके रंगों को हम लोग बदल सकते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। तो ये था गुण। अब देखिए उपयोग में देख लीजिए, लेसर के उपयोग निम्नलिखित हैं डियर स्टूडेंट्स। क्या है लेसर के गुण में के उपयोग, तो यहाँ से देखिए कहा जा रहा है दोस्तों इसका उपयोग निम्नलिखित है। देखो लेसर का उपयोग निम्नलिखित है, जिसमें से आप लोग पहला देखोगे तो इसके सहारे हीरा जैसे कठोर पदार्थ में छेद किया जाता है। देखिए हीरा समझ रहे कितना कठोर होता है, आप लोग जानते होंगे डायमंड कितना कठोर होता है डियर स्टूडेंट। उसमें दोस्तों छेद करने, यानी कि छिद्र करने के लिए यूज़ किया जाता है। कौन किया, लेसर किरण। आप लोग याद रखना एग्जाम में आपका पूछेगा कि किस कठोर हीरा में छिद्र करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है। ऑप्शन रहेगा लेसर किरण, एक्स किरण, गामा किरण, बीटा किरण। तो आपको याद रखना लेज़र किरण का यूज़ किया जाता है हीरा के दोस्तों जैसे पदार्थों को छिद्र को दोस्तों छेद करने के लिए, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। और इसका उपयोग नाभिकीय संलयन में किया जाता है, यानी कि इसका जो यूज होता है वो न्यूक्लियर फंक्शन रिएक्शन में भी होता है, यानी कि इसका उपयोग नाभिकीय संलयन में किया जाता है। और इसका उपयोग युद्ध क्षेत्र में किया जाता है। जो लेज़र किरण होता है दोस्तों इसका उपयोग जो किया जाता है युद्ध क्षेत्र में किया जाता है, लेज़र किरण का भी यूज है। और ये दोस्तों इसका उपयोग कैंसर जैसे बीमारियों को दूर करने, यानी कि लेज़र जो किरण है दोस्तों उसका यूज कैंसर जैसे घातक बीमारियों को दूर करने के लिए लेज़र किरण का यूज़ किया जाता है। देख लीजिए डियर स्टूडेंट लेज़र किरण के ये सब कुछ महत्वपूर्ण उपयोग है जो कि एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा कि लेज़र किरण का उपयोग लिखे, तो आप लोग आराम से एकदम लिख दीजिएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए
चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था टीएशन, तो याद रखेगा। डी लेजर किरण का उपयोग बड़े बड़े बीमारियों में भी किया जाता है। अब देखिए टीएशन, नाभिकीय विखंडन है क्या? चलिए यहाँ से नाभिकीय विखंडन देखोगे डियर स्टूडेंट्स, तो कहा जाए जब बड़े बड़े नाभिक पर न्यूट्रॉन से चोट कराया जाता है तब छोटे छोटे नाविकों में टूट जाता है। तो एक बड़े नाविक दोस्तों छोटे छोटे नाविकों में टूटने की घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, यानी कि एक बड़े नाविक पर न्यूट्रॉन से चोट कराया जाता है, एक बड़े नाविक पर न्यूट्रॉन से चोट कराया जाता है तब दो छोटे छोटे नाविकों में टूट जाता है। तो इस या एक बड़े नाविकों में दोस्तों या दो से छोटे छोटे नाविकों में टूटने की घटना होगी, इसको नाभिकीय विखंडन कहेंगे। इसमें कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है, यानी कि इसमें जो होता है दोस्तों कम मात्रा में ऊर्जा का मुक्त होता है। यानी कि एक बड़े नाविक पर न्यूट्रॉन से चोट कराया जाएगा तो जाहिर सी बात है दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाविक देखिए दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाविकों में टूटेगा। तो एक बड़े नाविक दोस्तों छोटे छोटे नाविकों में टूटने की घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। चलिए अब देखिए नाभिकीय संलयन, इसमें दोस्तों विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगा, उसमें कम मात्रा में होता था। देखो नाभिकीय संलयन क्या है, ये भी काफ़ी कमाल का परिभाषा है, इसको भी आप लोग एक बार में याद कर लीजिए। देखिए जब दो छोटे छोटे नाविक मिलकर एक बड़े नाविक का निर्माण करता है जिसे हम लोग नाभिकीय क्या कहते हैं? संलयन कहते हैं। कि जब दोस्तों आपको पता चला कि दो या दो से अधिक नाविक मिलकर एक बड़े नाविक का निर्माण करता है तो इसको हम लोग नाभिकीय संलयन कहेंगे। इसमें दोस्तों विशाल मात्रा में ऊर्जा क्या होते हैं? मुक्त होते। विशाल मात्रा में ऊर्जा क्या होता है? मुक्त होता है। तो ये आपका नाभिक हो गया दोस्तों नाभिकीय संलयन। इसमें दोस्तों दो या दो से अधिक नाविक मिलकर एक बड़ा नाविक का निर्माण करता है, यानी कि दो या दो से अधिक मिल करके इसमें निर्माण करता है। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों? नाभिकीय संलयन हो गया। इसमें विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। चलिए पीडीएफ नोट्स के लिए इस नंबर पर जरूर कांटेक्ट कीजिए। ये क्वेश्चन तो किसी से छिपा नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो बहुत बार एग्जाम में पूछता है ना डियर स्टूडेंट, कमाल का क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है। तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे वैसे तरंगे हैं जिसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत गति करते हैं। यानी कि दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगे वैसा तरंग है जिसमें दोस्तों विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों परस्पर लंबवत गति करने के कारण उत्पन्न होते हैं। यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ना परस्पर एक दूसरे के क्या करेगा? लंबवत गति करेगा, और इस लंबवत गति के कारण दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग इसी को कहा जाता है। यानी कि जो लंबवत गति करेगा उसी को हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कहेंगे। एकदम आसान परिभाषा है, बिल्कुल एकदम चकाचक कर लेना चाहिए। इसका विशेष गुण में पूछता है। देखो ये गुण तो हाल के एग्जाम में पूछता है, गुण या विशेषता आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो ये एग्जाम में पूछता भी है, तो इसको एकदम क्लियर कर लेना है। देखो विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या लिखना? प्रॉपर्टीज यानी कि गुण, या आपको विशेषताएं भी पूछ सकता है, तो यही विशेषता को ही गुण कहते हैं। देखो विद्युत चुंबकीय तरंगे दोस्तों होता है जो गुण निम्नलिखित है। पहला गुण है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ होते हैं। हाँ ये बात आप लोग याद रखिएगा, जो विद्युत तरंग जो होता है दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग वो हमेशा अनुप्रस्थ होता है। यानी कि ये जो तरंगे होते हैं दोस्तों अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश तरंगे तो अनुदैर्ध्य होते हैं, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है ना वो अनुप्रस्थ होती है, और इसकी दिशा जो होती है ए क्रॉस बी के पैरेलल होती है। ठीक ना डियर स्टूडेंट? अब देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कि जो चुंबकीय तरंग जो होगा दोस्तों इसके संचरण यानी कि इसको गति करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग एक ऐसा दोस्तों तरंग जो संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ पर देखोगे 3 नंबर में तो कहा जाए कि विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र पर डिपेंड करता है। देखो विद्युत चुंबकीय जो तरंग होता है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोस्तों वेव्स, ये क्या है? विद्युत और दोस्तों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के दोस्तों फील्ड पर क्या करता है? डिपेंड करता है, इनकी उसी पर निर्भर करता है। यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग होगा विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों
ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। एकदम आसान है, एकदम बिल्कुल याद हो जाएगा। मात्र 5-10 सेकंड में जानिए काम से में बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए, जो विद्यार्थी काम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते। चलिए, सभी विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। चलिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लोग देखेंगे डियर स्टूडेंट फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम। ये देखो, ये तो एकदम इतना इम्पोर्टेंट है कि हम लोग इसकी कल्पना क्या आपको कहेंगे कि एकदम याद कर लो बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम एग्जाम में बार बार पूछता है। देखो, आपको काफ़ी आसान है। आप अपना बाएं हाथ लाइए, इस प्रकार से फैलाइए जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, इसी प्रकार से एकदम फैलाइए। तो देखो, मैं समझाऊंगा। यदि बाएं हाथ, देखो बायां हाथ इस प्रकार से आप लोग फैला लीजिए, फैला के देखिए, फैला लिए। चलिए, यहाँ से देखिए, यदि बाएं हाथ के अंगूठे, अपना अंगूठा है वो आपको दिख रहा है दोस्तों, आपको वो अंगूठा देख रहे हैं, वो अंगूठा है ना, अंगूठा व पास वाले 2 अंगुलियां, ये दोनों, ये अंगूठा और इसके पास वाले 2 अंगुलियां, ये दोनों है। इसी प्रकार से फैलाए रखना। अब देखो, इस प्रकार फैलाएं कि वो परस्पर लंबवत हो। देखो, इस प्रकार से आपको फैलाना है, ये इसके लंबवत हो और ये आपका दोस्तों इसके लंबवत हो। इस प्रकार से दोस्तों लंबवत आपका होना चाहिए। हो गया नहीं? चलो, अब देखो, अब अंगूठा जो होगा ना दोस्तों, अंगूठे के पास वाली अंगुली, यानी कि अंगूठे के पास वाला अंगुली क्या, ये वाला आपका क्या, अंगूठे के पास वाली अंगुली है। तो ये क्या, चुंबकीय क्षेत्र को दोस्तों निरूपित करेगा, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र को दिख रहा है अंगूठे के पास वाला अंगुली। तथा दोस्तों कुंडले के तथा बीच की अंगुली धारा के दिशा को बढ़ाएगा। देखो, ये आपका दोस्तों बीच की अंगुली, आपको पता होगा ये मध्यमा, ये तर्जनी है। तो ये मध्यमा है दोस्तों, ये क्या, बीच की अंगुली है। ये दोस्तों क्या, धारा आपको दिखला रहा है। क्या दिखला रहा है, धारा, यानी कि बीच की उंगली क्या दिखलाएगी, तो आपकी धारा, मध्यमा उंगली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। तथा अंगूठा जो होता है दोस्तों, बल लगने वाला बल, फोर्स जो होता है, यानी कि आपको अंगूठा जो है दोस्तों इस प्रकार से, ये क्या है, ये आपको फोर्स को दोस्तों दिख रहा है, यानी कि इस पर जो बल लगेगा उसको प्रदर्शित कर रहा है। देखो, आसान लगा कि नहीं? आप लोग इस प्रकार से अंगुली फैलाएंगे तो एकदम बिल्कुल आसान लग रहा होगा। कहा सर जी, एकदम एक बार में याद हो जाएगा। देखो, आपको यही याद रखना है, कौन अंगुली किसको निरूपित करते हैं। बल की दिशा दोस्तों कौन करता है, अंगूठा है ना आपका, ये अंगूठा बल की दिशा को करता है। ये जो दोस्तों तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र को, और ये आपका दोस्तों मध्यमा बीच का जो अंगुली होता है, ये आपका क्या होता है, धारा के दिशा को दोस्तों निरूपित करता है। एकदम आसान है, बिल्कुल याद हो गया। चलिए, देखो, ये क्वेश्चन मैं छोड़ इसीलिए नहीं सकता था क्योंकि बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। देखो, ये माइक्रोवेव्स आपको पूछेगा हिंदी में, लेकिन इसी को सूक्ष्म तरंग कहते हैं। देखो, माइक्रोवेव्स इंग्लिश में पूछेगा कि माइक्रोवेव्स के उपयोग बताइए। एग्जाम में जाहिर सा बात है कि पूछते रहता है, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो याद रखिए। माइक्रोवेव विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं जिसके तरंग दैर्घ्य 1 मीटर और 1 मिलीमीटर के बीच होती है। यानी कि सूक्ष्म तरंगे जो होगा दोस्तों, माइक्रोवेव इस प्रकार के तरंगे होगी जिसका जो तरंग दैर्घ्य होगा दोस्तों, वेवलेंथ होगा 1 मीटर से लेकर के 1 मिलीमीटर के बीच होता है। ये आपका दोस्तों सूक्ष्म तरंग हो गया। अब देखो, उपयोग तो आपके एग्जाम 2023 में पूछा, आप लोगों को यकीन नहीं है तो देख लीजिए उठा करके। चलिए, सूक्ष्म तरंगे का दोस्तों आपको 2 उपयोग को बताना है। मैंने कहीं उपयोग बतला दिया। देखो, सूक्ष्म तरंगे का उपयोग संचार, 1 हुआ, रेडियो खगोल 2 हुआ, विज्ञान 3 हुआ, रिमोट सेंसिंग, रडार और खाना पकाने में भी किया जाता है। ये दोस्तों क्या, सूक्ष्म तरंग के 2 उपयोग है जो कि आपके एग्जाम में पूछेगा कि जो सूक्ष्म तरंग के 2 उपयोग बताइए या 2 गुण लिखिए। जो भी पूछे एकदम आसान पूछता है, एकदम आप लोग बिल्कुल कर सकते हो मेरे प्यारे साथियों। एकदम काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। देखो, समपोषी व्यतिकरण या विनाशी व्यतिकरण में आपको अंतर स्पष्ट करना है, यानी कि समपोषी व्यतिकरण क्या है और आपका विनाशी व्यतिकरण क्या, इसमें आपको क्या करना है, अंतर लिखना, अंतर स्पष्ट आपको करना है। तो देखो, काफी आसान है, बिल्कुल आप लोग कर सकते हो। देखो, समपोषी व्यतिकरण में क्या है कि समपोषी व्यतिकरण में जिस बंध पर, यानी कि जिस क्या है,
जिस बिंदु पर यहाँ होना चाहिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट, बिंदु याद रखिएगा। समपोषी व्यतिकरण के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे दोस्तों कला में मिलती है, यानी कि दोस्तों समपोषी व्यतिकरण जो होता है मेरे प्यारे साथियों, दोनों क्या होता है, एक बिंदु पर मिलता है, समान कला में बिंदु पर मिलता है, वहां पर प्रकाश की परिणामी जो तीव्रता है दोस्तों अधिकतम होता है। यानी कि ये दोस्तों दो तरंगे जो जहां पर मिलेगी वहां पर क्या होगा, परिणामी तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी। तो इसे हम लोग समपोषी व्यतिकरण कहेंगे। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब समपोषी व्यतिकरण का हुआ कि जब दो तरंगे किसी बिंदु पर दोस्तों क्या होता है, समान कला में मिलती है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब समान कला में मिलती है ना, तो यहाँ पर प्रकाश तीव्रता अधिकतम होगी, तो वो समपोषी व्यतिकरण। अगर न्यूनतम होगी तो वो आपका विनाशी व्यतिकरण होगा। तब विनाशी व्यतिकरण देखिए, विनाशी व्यतिकरण देखिए, विनाशी माध्यम के जिस बिंदु पर दो तरंगे विपरीत कला में मिलती हो, यानी कि ये विपरीत यानी कि उल्टा कला में मिलती है, तो ये प्रकाश की जो तीव्रता होती है दोस्तों न्यूनतम या तो शून्य हो जाएगी। देखो ये जरूरी नहीं कि न्यूनतम होगा और ये भी जरूरी नहीं है कि शून्य होगा, न्यूनतम या शून्य दोनों हो सकता है। यानी कि विनाशी व्यतिकरण के किसी बिंदु पर दो तरंगे जो होगा दोस्तों विपरीत कला में मिलती है। देखो बेहतरीन तरीका से फिगर में भी समझाऊंगा, चैप्टर वाइज आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग प्लेलिस्ट से भी तैयारी करते रहिए और बेहतरीन नंबर उठाइए। देखो ये आसान था, देख सकते हो काफी एकदम लॉलीपॉप, एकदम बिल्कुल याद होने वाला चीज है। चलिए याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछता है। अब देखो आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों। देखिए काफी आसान है। देखो किसी वस्तु पर उपासित आवेश का, यानी कि कोई भी वस्तु है तो उस पर क्या होगा, आवेश उपासित होगा। क्या होगा, कोई वस्तु है जिस पर आवेश होगा, वो परिणाम आवेश होगा, परिणाम का मूल आवेश का हमेशा पूर्णांक गुणज होता है। अब कहोगे सर जी मूल आवेश का पूर्णांक गुणज, यानी कि दोस्तों यहाँ से देखोगे तो यदि किसी आवेश का आप दोस्तों परिमाण Q है, तो Q है तो मूल आवेश का कैसा होता है, पूर्णांक गुणज जो होता है। यानी कि पूर्णांक गुणज, यहाँ से देखो पूर्णांक आपका n है और ये क्या इलेक्ट्रॉन का गुणज होता है। यानी कि दोस्तों किसी वस्तु पर जो उपास्थित जो मूल आवेश होता है, यानी कि मूल आवेश होगा तो वह हमेशा पूर्णांक गुणज होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों उपास्थित आवेश Q होगा तो ये पूर्णांक गुणज प्लस माइनस n ही होता है, जहाँ पर n क्या एक गुणा के प्राकृतिक संख्या जो कि आप लोग अनंत तक ले सकते हो, और यहाँ पर n क्या है, तो n तो आपको पता चले। दोस्तों आपका क्या इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 गुना 10⁻⁹ कूलम। अब कहोगे कहां पर आपको हार्ड लगता है, बताओ, इतना आसान परिभाषा लेकर आए हैं आपके एग्जाम के लिए, एकदम बोनस क्वेश्चन सभी है। चलिए देखो ये 2007-2023 कंपार्टमेंटल यानी कि 4 महीना पहले पूछा है। चलिए देखिए भवभार धारा के उपयोग को लिखें। अब देखो भवभार धारा का जो उपयोग होता है निम्नलिखित तो होते हैं। भवभार जो धारा होता है दोस्तों उसका उपयोग निम्नलिखित है। अब कहोगे किसमें किया जाता है सर जी, तो देखो ये जो भवभार धारा है, धारा जो मोटर के रूप में यूज होता है, इनके धारा मोटर के रूप में भी इसका यूज होता है, प्रेरण बैंक के रूप में होता है, प्रेरण हीटर के रूप में होता है, धारा नियंत्रण के रूप में होता है। यानी कि ये देख सकते हो काफी आसान है। धारा दोस्तों जो भवभार धारा होता है उसका उपयोग, यानी कि धारा के मोटर के रूप में, प्रेरण के बैंक के रूप में, प्रेरण के हीटर के रूप में, धारा नियंत्रण के रूप में, और ये सब क्या है एकदम लॉलीपॉप है बच्चा वाला, एकदम एक बार में याद होने वाला चीज़ है। 2 बार लिख दीजिए याद हो जाएगा। अब देखो कुलाम्स थ्योरम, आप कहोगे सर जी कुलाम का नियम तो पढ़े थे, आप कुलाम का प्रमेय पढ़ोगे। हाँ जी कुलाम थ्योरम भी आपको पढ़ना है। देख रहे ना पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसके लास्ट में ये क्वेश्चन है। देखो कूलॉम थ्योरम क्या है, देखो किसी प्रकार के आविष्ट चालक के कारण, देखो किसी भी आविष्ट चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता ई होता है किसी बिंदु पर दोस्तों आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा और आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा और विद्युतशीलता, यानी कि दोस्तों आपका आवेश का पृष्ठ घनत्व होगा और विद्युतशीलता का जो अनुपात होगा, इसी को हम लोग कूलॉम का थ्योरम कहेंगे। यानी कि मेरे प्यारे साथियों कहने का मतलब क्या हुआ मेरा कि यानी कि आवेश का पृष्ठ घनत्व जो सिग्मा होता है और विद्युतशीलता का जो अनुपात होता है, इसी को हम लोग कूलॉम थ्योरम कहते हैं। एकदम आसान लॉलीपॉप क्वेश्चन था। देखो 2003-2008 में पूछा हुआ। चलिए मेरे प्यारे साथियों पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है मेरे प्यारे साथियों, और आपको वहां से नाम जरूर बतलाना है और आपको पूरा तैयारी करवाएंगे। डियर स्टूडेंट एग्जाम हॉल में एकदम बिल्कुल कमाल जरूर करना है, तो अवश्य इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। बेहतर अंक बेहतर रिजल्ट जरूर उठाइए, क्योंकि देखिए
अगर आप लोग मेहनत करेंगे डियर स्टूडेंट तो ऐसा कोई भी दोस्तों लक्ष्य नहीं है जो आप लोग ना कर सको। यानी कि मेहनत ही दोस्तों सफलता की कुंजी होती है। मेहनत कीजिए, बेहतर अंक प्राप्त कीजिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट। लाइक सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है। उम्मीद है आपको वीडियो वगैरह पसंद है। वीडियो पसंद तो लाइक सब्सक्राइब करना। पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर आपको दिख रहा है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, जो विद्यार्थी काम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।